अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फिज़िक्स क्लास 12th यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम लोग यहाँ पे करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स लिमिट द साइज ऑफ बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ के लिए जो लिमिटेशंस है वो क्या क्या है और उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है back EMF का magnitude. The next point is as the rate of the change of flux depends upon the speed of the motor, therefore by increasing the speed of the motor will increase the back EMF and decreasing its speed will decrease the back EMF. जैसे जैसे हम लोग का चेंज ऑफ फ्लक्स जो है ना, स्पीड ऑफ द मोटर वो किस पे डिपेंड करता है, चेंज ऑफ फ्लक्स पे। तो हम लोग जब स्पीड ऑफ द मोटर को बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा, बैक ईएमएफ भी बढ़ता है, और फिर जब हम लोग स्पीड को कम करेंगे तो बैक ईएमएफ भी क्या होगा, कम हो जाएगा। एज अ मोटर बिगिंस टू टर्न, जब भी मोटर टर्न करने लगता है अपने आप को, द बैक ईएमएफ ग्रोस अंटिल द मोटर हैज़ रीच इस मैक्सिमम स्पीड। तो बैक ईएमएफ उस वक्त तक बढ़ता है जब तक कि मोटर अपने मैक्सिमम स्पीड पे ना चला जाए, एट विच द बैक ईएमएफ स्टेज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जिसके बाद वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे ही रहता है, यानी बैक ईएमएफ। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन लोड इज कनेक्टेड टू द मोटर, जब भी हम लोड को मोटर के साथ कनेक्ट करें, इट्स स्पीड डिक्रीजेस, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। कॉन्सिक्वेंटली द बैक ईएमएफ आल्सो डिक्रीजेस, तो इसकी वजह से बैक ईएमएफ भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज स्पीड के साथ जो है बैक ईएमएफ का एक डायरेक्ट रिलेशन है। देन हमारे पास है बैक ईएमएफ आल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बैक ईएमएफ स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यानी बी पे भी डिपेंड करता है। सो बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जब चेंज कर रहे होते हैं तो बैक ईएमएफ को हम लोग उस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ द कॉइल आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो। स्पीड ऑफ द कॉइल किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लो पे। तो जब हम लोग करंट को सो बाय कंट्रोलिंग द करंट, जब हम लोग करंट को कंट्रोल करेंगे तो उससे बैक ईएमएफ भी कंट्रोल हो सकता है। The next question is why does the back EMF tend to decrease as the rate of doing work increases? तो इसके पास इसके जो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो दो हैं। जो इजी वाला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पे आपको ये वाला कराऊंगी, वो बाकी आप लोग खुद देख सकते हैं। सो व्हेन वी अप्लाई अ लार्ज लोड, बैक हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि बैक ईएमएफ डिक्रीज क्यों होता है जब हम लोग रेट ऑफ डूइंग वर्क को इंक्रीज करते हैं। मतलब है कि हमारा काम ज़्यादा हो रहा है और बैक ईएमएफ डिक्रीज हो रहा है, ये ऐसा क्यों होता है। तो जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं लार्ज लोड, तो उससे क्या होता है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क आल्सो इंक्रीजेस। जब भी लार्ज लोड अप्लाई करेंगे उससे क्या होगा कि रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ड्यू टू दिस द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ आर्मेचर डिक्रीजेस एंड एज अ रिजल्ट द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो डिक्रीजेस। इसकी वजह से होता क्या है कि स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ आर्मेचर, मतलब ये कि कॉइल अब बिल्कुल स्लोली क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, एंड एज अ रिजल्ट द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो डिक्रीज। इसी तरह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है वो भी क्या होता जाएगा, कम से कम होता जाएगा, बिकॉज जो हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये हमारे पास इंड्यूस्ड जो फ्राडेस लॉ ऑफ इंडक्शन था वहाँ से फॉर्मूला आया। और उसके मुताबिक क्या है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम पे। फ्रॉम अबव इक्वेशन, ऊपर इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, अबव इक्वेशन से हम लोग ये आखिर में रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जब भी हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ आल्सो डिक्रीजेस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्राडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बाकी जो नेक्स्ट आंसर है वो आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को शो करवाती हूँ और आप लोग खुद भी रीड कर लें वीडियो पॉज करके। उस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्दर कंटिन्यूएशन में हमारे पास ये आंसर है और आप लोग इस सबको यहाँ से रीड कर लें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्राडेस एक्सपेरिमेंट व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉइल्स विद मैनी टर्न्स। फ्राडेस के एक्सपेरिमेंट में हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा कि जब हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे तो जब एडवांटेज जो होगा ज़्यादा टर्न्स यूज़ करने का इज़ टू इंक्रीज एन इन फ्राडेस एक्सपेरिमेंट बिकॉज इससे क्या होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द इंड्यूस करंट, तो एक ईएमएफ और इंड्यूस करंट होगा वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के नंबर ऑफ टर्न्स के।
जितना ज़्यादा n बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा EMF और इंड्यूस करंट भी बढ़ता जाएगा, विच मेक्स इट ईजियर टू एक्सपेरिमेंटली मेजर दोज क्वांटिटीज़। तो ये हमारे लिए आसान कर देता है कि हम लोग ईजीली तमाम के तमाम क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकें। सो फैराडेस लॉ एक्सपेरिमेंट के हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of flux. Then further, next question is question number 4. Show the relationship E is equal to minus delta phi over delta t is dimensionally correct. तो dimensionally correct है कि नहीं, हमने इस इक्वेशन को प्रूफ करना है। सो हम लोगों ने यहाँ पर मैंने यहाँ पे भी दो आंसर हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि EMF हैज़ यूनिट्स ऑफ वोल्ट इज इक्वल टू वोल्ट से हमारे पास आता है कैसे, जाउल पर कूलम से। देन राइट हैंड साइड क्या है, अब डायमेंशनली करेक्ट का हुआ है तो हम डायमेंशंस लिखेंगे, इसलिए आप इस आंसर को ज़्यादा प्रेफर ना करें, और जो मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिखा हुआ है इसको प्रेफर करें, बिकॉज दिस इज़ द एक्चुअल करेक्ट आंसर। हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर कहा EMF हमारे पास किसके बराबर होता है, जाउल पर कूलम के। जाउल को मैंने लिखा है न्यूटन पर मीटर और कूलम को C ही लिखा है। द नेक्स्ट इस न्यूटन को क्या करना है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज डॉट मल्टीप्लाई करें मीटर के साथ, देन C से डिवाइड करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर का स्केयर आ गया और सेकंड का स्केयर नीचे चला गया बिकॉज ये डिवीजन में था, और हमारे पास कूलम है। अब इसको मैंने क्या लिखना है कि kg को क्या लिखूँगी मैस, मीटर को क्या लिखूँगी लेंथ और उसका स्केयर, और सेकंड को टाइम, चार्ज को कूलम यानी चार्ज को Q से शो करूँगी और इसको मैंने Q लिख दिया यहाँ पर। अब इन सबको मैं ऊपर लेके जाऊँगी T स्क्वायर और Q को, तो हमारे पास इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा फाई हमारे पास होता क्या है, फाई हमारे पास होता है B डेल्टा A के बराबर होता है। चेंज मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ एरिया के चेंज की वजह से हम लोग इसके साथ डेल्टा लगाते हैं। सो हम जो डेल्टा लगाएंगे वो किसके साथ लगाएंगे, एरिया के साथ लगाएंगे ओवर डेल्टा टी। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि B की जगह क्या लिखेंगे, B की जगह हम लोगों ने लिखा है B हमारे पास फॉर्मूला जो था ना F इज इक्वल टू ILB, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया, F ऊपर आ गया, ILB IL नीचे आ गया। द नेक्स्ट इज आगे मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा कि मेरे पास यहाँ पर IL डेल्टा T आ गया, और अब मैं करंट की जगह क्या लिखूँगी, चार्ज पर टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम लिख दूँगी, ठीक है। चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम लिखा तो चार्ज नीचे आ गया और टाइम ऊपर आ गया, टाइम ऊपर वाला T नीचे वाले इस T से कैंसिल हो गया। देन फर्दर हमारे पास जो रह गया F डॉट डेल्टा A विच इज़ डिवाइडिंग विद QL। अब इसको मैं लिखूँगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, Q जो हमारे पास क्या है चार्ज के लिए, चार्ज और मीटर। अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आ गया। चार्ज के लिए क्या लिखूँगी, चार्ज के लिए मैं लिखूँगी कूलम यानी Q, चार्ज कूलम को बोलते हैं ना, चार्ज के लिए कूलम लिखते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, Q लिख दूँगी। सो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, कूलम ही लिखना चाहिए। कूलम लिख दिया, कूलम मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद मैं कूलम से Q की तरफ आऊँगी जब मैं यहाँ पे यूनिट्स पुट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया। उसके बाद फर्दर मैंने क्या किया है कि कैंसिलेशन की है, जो कैंसिल हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन की है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये बस क्या है मीटर, और ये मीटर का स्क्वायर है, और ये मीटर है, ये मीटर इस मीटर से कैंसिल होगी, बाकी जो रह गया ये मीटर वाला स्क्वायर ये लिख दिया। देन S-2 सेकेंड की पावर क्या -2 में, तो -2 को मैं नीचे जाऊँगी तो +2 हो जाएगा, और सेकंड क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ml स्क्वायर। अब kg की जगह m लिख दिया, मीटर की जगह लेंथ लिख दिया, सेकंड की जगह T लिख दिया, और चार्ज की जगह मतलब कूलम की जगह Q लिख दिया, ठीक है। और अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो अगेन हमारे पास वाली फॉर्म आ जाएगी जो ऊपर आई थी। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप लोग आखिर में ये कह देंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिव द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स लिंकेज इन टर्म्स ऑफ एंगुलर ओरिएंटेशन। हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हम लोगों ने फॉर्मूला फॉर फ्लक्स लिंकेज देना है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर ओरिएंटेशन, मतलब थीटा के लिहाज से। वी हैव फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स हमारे पास होता क्या है कि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये तो आपको मालूम है। तो फ्लक्स लिंकेज की बात करते हैं। फ्लक्स लिंकेज मैंने आपको बताया हुआ था अपने लेक्चर से भी, एन फाई होता है, ठीक है। एन फाई इज द फ्लक्स लिंकेज। एन फाई को अगर मैं शो करना चाहूँ तो एन बी ए कॉस थीटा आएगा, एन बी ए ओमेगा थीटा लिख दिया।
सॉरी ओमेगा टी लिख दिया। तो फाई हमारे पास होता है कि असल में हमारे पास जो ओमेगा होता है ना वो क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। मतलब इसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और इसको डिवाइड बाई टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी होती है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो हम लोगों ने वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया और थीटा की जगह मैंने क्या लिखा है, ओमेगा इंटू टी लिखा है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करें किसी भी वायर में जो कि हमारे सर्किट में होगा, बाय डूइंग दिस ये करने से हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स हैज़ बीन चेंज, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, बट द फ्लक्स लिंकेज विल बी इंक्रीज। तो फ्लक्स लिंकेज असल में होता क्या है कि इंक्रीज हो जाता है। तो हैंस इट इज़ मोर करेक्ट टू से दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि अगर हम लोग लिखें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ असल में होता क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होता है। मतलब जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज बढ़ता जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। देन हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने डेल्टा को बाहर निकाल दिया और एन फाई ओवर डेल्टा टी लिख दिया। तो इसको आप लोग इजी वे में कैसे लिख सकते हैं, माइनस एन मल्टीप्लाइड विद डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। देन आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि फाई को बाहर अलहदा निकाल लेना है और एन फाई ओवर डेल्टा टी लिख देना। सो इस तरह से आप लोगों ने ये इक्वेशन निकाली है और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक वर्क्स एक्सप्लेन करना है हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्क कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक कैसे काम करता है। सो जो इसका आंसर है हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे वाला जो आंसर है वो बहुत ही कुछ डिफ़िकल्ट वर्डिंग्स में था। सो आई थॉट कि मुझे इजी लिखना चाहिए ताकि आप लोगों को इजी वे में समझ आ जाए। सो आंसर हमारे पास है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक इज बेस्ड ऑन फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूसिंग एडीज करंट। तो जो वर्किंग है ना वर्किंग प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक का वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जो कि प्रोड्यूस कर होता है एडी करंट। तो उसके बाद हमारे पास है टू स्टॉप द ट्रेन, किसी भी ट्रेन को स्टॉप करने के लिए करंट इज स्विच इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, करंट डालते हैं। देन इससे होता है कि करंट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, करंट की वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है दैट पासेस थ्रू द रेल, जो कि रेल से पास कर रहा होता है। एंड द मोशन ऑफ द रेल रिलेटिव टू द मैग्नेट इंड्यूसेस एडी करंट, और जो मोशन होती है रेल की मैग्नेट के लिहाज से उसकी वजह से क्या इंड्यूस हो जाता है, एडी करंट इंड्यूस हो जाता है रेल में। The next is the magnetic force between electromagnet and eddies current act as braking force on the magnet and turns on and thus on train। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट और एडी करंट के दरमियान में वो ब्रेकिंग का काम करती है, ब्रेकिंग फोर्स का काम करती है मैग्नेट के ऊपर, और इस तरह से ट्रेन के ऊपर भी ब्रेकिंग फोर्स का काम करती है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ एडी करंट कैन बी मिनिमाइज्ड इन ट्रांसफार्मर। ये तो मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम एडी करंट ट्रांसफार्मर कॉर्ड्स आर लैमिनेटेड, उसको लैमिनेट किया जाता है, उसको कट किया जाता है। सिंस द थिन इंसुलेटेड लैमिनेशन डू नॉट प्रोवाइड एन ईजी पाथ फॉर करंट, एडीज करंट लॉसेस आर ग्रेटली रिड्यूस्ड। तो जो थिन जो हमारे पास इंसुलेटेड लैमिनेशन है वो तो ईजी पाथ प्रोवाइड नहीं करती करंट के लिए, बट इसकी वजह से होता है कि एडी करंट लॉसेस के बहुत ही मुफीद यानी फ़ायदेमंद तरीके से हम लोग उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ यूज्ड इन कूक टॉप्स इन इलेक्ट्रिक रेंजेस। तो कूक टॉप्स हमारे पास एक वो तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि कोई बिजली देकर हम लोग भी किसी खाने को कुक कर सकते हैं। तो वो हमारे पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना हम लोग कैसे कूक टॉप्स में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक रेंजेस पे रहते हुए। तो हमारे पास आंसर है पेंसिल से जो लिखा हुआ उसको ही आप लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग द फूड थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड कूक टॉप्स। असल में होता है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है कूक टॉप्स जो कि यूज़ किया जाता है कुकिंग और हीटिंग द फूड को कुक करने के लिए, हीट करने के लिए, जो कि किस फिनोमेना से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कुक टॉप्स। और जो रिमेनिंग जो आंसर होगा वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो जो मैं कैमरे को थोड़ा सेट कर लूँ।
सो जो आंसर है वो क्या है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कूक टॉप्स इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पे जो कूक टॉप्स है वो अपना काम परफॉर्म कर रहा था, जो कि हमें क्वेश्चन से पता चल गया। प्रोड्यूसिंग एडीज करंट, जो कि प्रोड्यूस करता है एडी करंट। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है कि जो एडी करंट है वो लाजमी प्रोड्यूस होगा। सो व्हेन एन एसी पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑन, जब भी एसी पावर सप्लाई को अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग स्विच ऑन करते हैं, मतलब सोर्स से स्विच ऑन करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, एडी करंट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ हीट होगी। और दिस हीट इज एब्जॉर्ब बाय द फूड, और इस हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, खाना एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब जिसको हम लोगों ने कुक करने रखा है या जिसको हम लोगों ने हीट करने रखा है। एंड दस कुक्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उस तरह से खाना बहुत जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मेंट बाय टर्म बैक ईएमएफ इन एनी इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेशन। किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेशन में बैक ईएमएफ के टर्म हम लोग इसको, इससे क्या मुराद होता है, ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे। तो व्हेन द करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क एक्ट करता है किस पे, उस करंट कैरिंग कॉइल पे। द टॉर्क रोटेट्स द कॉइल विच चेंज द फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट। तो जो टॉर्क होता है वो क्या करते हैं, कॉइल को रोटेट करता है, जो कि चेंज करता है फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो कि उससे पास कर रहा हो। तो मतलब ये कि कॉइल में से जो फ्लक्स पास कर रहा है, जब वो कॉइल रोटेट करता है टॉर्क की वजह से, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। According to the electromagnetic induction phenomena, when the magnetic flux changes, EMF induces in the coil। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना के मुताबिक जब भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, EMF इंड्यूस होता है कॉइल में। द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड EMF। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें बताता है इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन, विच इज ऑपोजिट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होता है किसके, हमेशा अप्लाइड वोल्टेज के ऑपोजिट होता है। दिस इज नोन एज बैक ईएमएफ, जो इसको इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ, ठीक है। विच अपोजेस द करंट विच कॉजेस, जो कि अपोज करता है अपने ही सोर्स को, अपने ही कॉज को। द नेक्स्ट लाइन इज द अ मोटर हैज कॉइल्स। एक मोटर के क्या होती है, कॉइल्स होती हैं, टर्निंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड्स, जो कि इनसाइड ही जो मूव कर रही होती हैं मैग्नेटिक फील्ड्स में। एंड अ कॉइल टर्निंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन ईएमएफ, जिसकी वजह से भी क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। दिस ईएमएफ नोन एज बैक ईएमएफ, इस ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं। acts against through the applied voltage that's causing the motor to spin and reduces the current flowing through the coils of the motor। मतलब है कि आपके पास ये दो आंसर होगी, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों में से मर्जी आप जो भी कर लें। सो इसमें मैं यही बात आई हुई कि जो ईएमएफ होगा बैक ईएमएफ हमेशा अप्लाइड वोल्टेज के अगेंस्ट काम करता है, एंटागोनिस्ट होता है। दैट्स कॉजिंग द मोटर टू स्पिन, जो कि अप्लाइड वोल्टेज वो वोल्टेज है जो कि मोटर को स्पिन करने की वजह बन रही है। एंड रिड्यूसेस द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ द मोटर, और इस तरह से रिड्यूस करता है जो कि करंट फ्लो कर रहा है कॉइल्स की मोटर में से, मोटर की कॉइल्स। 10 हमारे पास है कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज एडवांटेज फॉर द आर्मेचर टू रोटेट इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रेदर देन इन अ यूनिफॉर्म वन। तो ये इसका एडवांटेज क्यों है किसी भी कॉइल का कि इसको हम लोग रोटेट करें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में, ना कि हम लोग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लें। मतलब ये कि हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर को रोटेट करने की बजाय रेडियल को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को इंश्योर किया जाता है दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल आर्मेचर यानी रोटेटिंग द विद इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइक इन अ मोटर इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंश्योरिंग मैक्सिमम टॉर्क इज नियरली इन ऑल पोजीशंस। मतलब है कि जब भी हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं उससे होता क्या है कि जो कॉइल होता है, प्लेन ऑफ द कॉइल होता है जो कि रोटेट कर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो हमेशा क्या होता है, पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि टॉर्क जो होता है मैक्सिमम होता है तमाम की तमाम पोजीशंस में। फिगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, मैक्सिमम हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा तमाम के तमाम पोजीशंस में। टॉ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। सो हेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। n क्या हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है। a इज द एरिया है किसका, कॉइल का। b इज द मैग्नेटिक फील्ड और थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। वेक्टर एरिया और b के दरमियान जो एंगल है उसको हम लोग किससे शो करते हैं, थीटा से शो करते हैं।
So our last question is which material would you prefer while making transformer core? Iron, solid soft iron, laminated soft iron, aluminium. तो आप ने अगर कोई भी ट्रांसफार्मर का कोर बनाना है तो उसके लिए आप लोग कौन सा मटेरियल प्रेफर करेंगे? आयरन को, सॉलिड सॉफ्ट आयरन को, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन को या एल्यूमिनियम को? सो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा? लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन को, एज आई हैव टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस लेक्चर. सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर यूजिंग दिस मटेरियल? तो आपने इस मटेरियल को क्यों चूज़ किया? आपको ये आंसर का हमें रीज़न चाहिए. सो क्वेश्चन हमारे पास ये है. Soft iron provides the best material for the core of a transformer as its permeability is very high. सॉफ्ट आयरन क्या करता है? प्रोवाइड करता है बेस्ट मटेरियल फॉर द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर. कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर के लिए बेस्ट मटेरियल है क्योंकि इसकी परमेबिलिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है. इसका हिस्टेरेसिस कर्व जो होता है वो बिल्कुल स्मॉल एरिया का होता है और इसकी कोर्सिविटी बहुत ही कम होती है. आल्सो लेमिनेशन रिड्यूसेस द एडी करंट्स एंड हीटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर. लेमिनेशन से क्या होता है? क्योंकि हमने लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन बोला है ना, तो लेमिनेशन से क्या होगा? तो लेमिनेशन से एडी करंट रिड्यूस होगा और हीटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर भी क्या होता है? कम होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. और इसी तरह के लेक्चर्स के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है और चैनल को लाजमी दूसरों के साथ शेयर किया करें. अल्लाह हाफिज़.